नमस्कार दोस्तों, बुक समरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हमने पिछली बुक को जिसको कवर किया था वह चाणक्य नीति थी। उस पूरी बुक को हमने 10 एपिसोड में कवर किया है, जिसमें आप सबने खूब प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया और हमारी फैमिली भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज की जो हमारी नई बुक है वो है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेंड एंड यूज इट। स्मृति को कैसे विकसित करें, प्रशिक्षित और उपयोग करें। विलियम वॉकर एटकिंसन इस बुक के लेखक हैं। इस बुक को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहले पार्ट में मेमोरी, इसका विकास, प्रशिक्षण और इस्तेमाल कैसे करें। इसमें टोटल 20 अध्याय हैं। उसके बाद में पार्ट 2 में व्यवहारिक मानसिक प्रभाव, जिसमें कुल 12 अध्याय हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बुक को पार्ट 1 यानी कि मेमोरी, इसका विकास, प्रशिक्षण और इस्तेमाल कैसे करें, लेसन नंबर 1 से शुरू करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि हमको आप सबकी तरफ से सपोर्ट मिल सके और आप सबको भी सीख मिल सके। और आप यदि चाहें तो इसको अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं, ताकि वह भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, चलिए फिर लेसन नंबर 1 से इस बुक समरी को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, मेमोरी, इसका महत्व। आम सोच वाले इंसान को मेमोरी के महत्व के बारे में समझाने में कोई अधिक मेहनत नहीं लगती, लेकिन तब भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक प्रभावों को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का काम करना कितना जरूरी है। एक आम आदमी से मेमोरी का महत्व पूछा जाए तो वह इसके दैनिक जीवन के फायदे बताएगा। अगर यह सामान्य से ज़्यादा विकसित हो, संक्षिप्त शब्दों में कहें तो एक इंसान मेमोरी के बारे में अच्छी मेमोरी और उसके विपरीत बुरी मेमोरी के संदर्भ में सोचता है। लेकिन इस शब्द का इन चरणों से भी बड़ा और महत्वपूर्ण मतलब है। यह सही है कि हमारे रोज के बिजनेस, काम और किसी विभाग में एक अच्छी मेमोरी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिंदगी के किसी हिस्से में हमारा महत्व एक अच्छी मेमोरी पर निर्भर करता है। रोज के कामों में चेहरों, नामों, तथ्यों, घटनाओं, परिस्थितियों और अन्य चीज़ों को हमारी मेमोरी हमारे काम करने की क्षमता को निर्धारित करती है। पुरुष और स्त्रियों के सामाजिक वार्तालाप में ढेर सारे तथ्यों से सुसज्जित एक अच्छी मेमोरी इंसान को समाज का सम्मानित सदस्य बना देती है। विचारों की उच्च गतिविधियों में मेमोरी हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करने में और उनको हमारी ज्ञानात्मक क्षमताओं में डालने में काफ़ी मदद करती है। और इस तरह हमारी आत्मा अपनी मानसिक संपत्ति का आकलन करती है। मेमोरी वह माध्यम है जिससे हम अधिक से अधिक मानसिक काम करते हैं। सारा ज्ञान मेमोरी में समाहित होता है। मेमोरी वह प्राथमिक और मौलिक क्षमता है जिसके बिना कुछ और काम नहीं किया जा सकता। यह वह सीमेंट, डामर और सांचा है जिससे बाकी सारी क्षमताएं जुड़ी हैं। इसके बिना सारी जिंदगी और विचार एक असंबंधित कड़ी में होंगे। मस्तिष्क की कोई भी क्षमता अपनी ऊर्जा का प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक मेमोरी में वह आइडिया संग्रहित न हो जो यह देख सके। मेमोरी कल्पना का कैबिनेट है, तर्क का खजाना है, विवेक का पंजीकरण है और विचार का काउंसलिंग चैम्बर है। महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट में मेमोरी को सबसे आश्चर्यजनक क्षमता बताया था। जब तक मस्तिष्क पुराने अनुभवों को जमा करने और याद करने की शक्ति न रखे,
तब तक कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। अगर कई संवेदना, विचार या भावना मस्तिष्क से गुजर जाए और टिककर न रहे, तब ऐसा लगेगा कि वह कभी आई ही नहीं थी और इसके वापस आने पर इसे पहचाना नहीं जा सकता। यह चीज ना तो बिना किसी ज्ञान के होगी, अतीत के अनुभवों को जुटाए बिना, और ना ही इसमें भविष्य के लिए कोई लक्ष्य, उद्देश्य या प्लान होगा, क्योंकि इसके लिए ज्ञान और मेमोरी की जरूरत पड़ती है। एक बुद्धिजीवी की सीख, कवि की कल्पना, चित्रकार की विलक्षण प्रतिभा, योद्धा की वीरता, ये सभी मेमोरी पर निर्भर करते हैं। मेमोरी के बिना चेतना की भी अस्तित्व में नहीं रहती, क्योंकि चेतना की गति अतीत से वर्तमान में जाती है, और अगर अतीत विलीन हो जाए तो परिवर्तन की कोई चेतना नहीं होगी। इसीलिए कहा जा सकता है कि मेमोरी समस्त चेतन अनुभवों में संलग्न रहती है। यह हर चेतन जीव का गुण होती है। चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में मेमोरी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी की शक्ति पर प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं, इसकी ही ताकत पर वे निर्भर करते हैं, और इसी पर चरित्र और व्यक्तित्व का ताना बाना निर्भर करता है। हमारे अनुभव ही बड़ी सफलताओं का आधार हैं, और वे हमें खतरों के प्रति आगाह करने के साथ साथ उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं। अगर मेमोरी हमारा साथ दे तो हम पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं और उन्हें याद रखकर लाभ उठा सकते हैं, और दूसरों की गलतियों से बच सकते हैं। जब मेमोरी खराब हो तो अनुभव और ज्ञान भी उसी अनुपात में खराब होंगे, और परिणामवश इंसान खराब बर्ताव और बकवास नजरिया रखेगा। कड़वे अनुभवों और सच्चे आनंद को कमजोरी से प्रस्तुत करने वाला चरित्र, जो बाद के समय में इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता, वह वास्तव में नैतिक कमजोरी के नकाब में बौद्धिक कमजोरी का शिकार है। जब हमारे सामने वे चीजें हों जो हम पर वास्तव में प्रभाव डालती हों और वास्तविकता के करीब हैं, तो वे हमारी इच्छा को जागृत करने की मूल्यवान परिस्थिति बन जाती हैं, जो खुशी के प्रति सच्चा मापदंड बनता है। शिक्षित इंसान इस मामले में हमेशा याद रखते हैं कि उन्हें किस चीज़ से आनंद मिला है और किस चीज़ से उन्हें नुकसान हुआ, जिससे वे अपने शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं। मानो वे सच्चे प्रभाव में हों। एक अच्छी और सटीक मेमोरी, भले वह आनंद या दर्द के लिए हो, वह बौद्धिक आधार है और खुद के लिए समझदारी और दूसरों के लिए सहानुभूति लाता है। इसीलिए हम देखते हैं मेमोरी का पोषण किसी एक मानसिक क्षमता के विकास से बढ़कर है। यह पूरे मानसिक विकास जैसा है या हमारे विकास के समान है। कई लोगों के लिए मेमोरी, अनुस्मरण और याद करने का एक ही मतलब है। इस किताब का अध्ययन करने वाले को इनका अंतर समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह सलाहों और निर्देशों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इन शब्दों को देखते हैं। 18वीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक ने अपने प्रसिद्ध लेखन मानवीय समझ पर निबंध में इन शब्दों के अर्थों का अंतर साफ बताया है। वे कहते हैं, मेमोरी वह शक्ति है जिनसे हम उन विचारों को पुनर्जीवित करते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं और नज़रों से विलुप्त हो जाते हैं। जब एक ऐसा विचार बाहरी इंद्रिय में बिना किसी समान वस्तु के उभरता है तो यह याद रखता है, और अगर यह मस्तिष्क द्वारा खोजने के बाद श्रम और प्रयास से पाया जाता है और दृष्टि में लाया जाता है, तो यह अनुस्मरण है। दूसरे शब्दों में मेमोरी वह शक्ति है जिससे मस्तिष्क में पुराने प्रभावों
और अनुभवों को वापस लाया जाता है। उस शक्ति से याद रखा या अनुस्मरण किया जाता है जिसमें पहला अपने आप होता है और दूसरा प्रयास से होता है। हम याद करते हैं क्योंकि हम प्रयास करके इसे वापस याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद रखने का काम अपने आप होता है। दूसरे शब्दों में, जब मस्तिष्क बिना प्रयास किए याद रखता है तो वह अपने काम का काम करता है। दोनों शब्दों में संकीर्ण मतलब को देखें तो हम संयोग से याद रखते हैं और श्रम से अनुस्मरण करते हैं। और अगर हमारा प्रयास सफल रहा तो जिसे हम बार बार याद कर रहे हैं वह इस प्रयास के कारण हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह समा जाता है। नया मनोविज्ञान लॉक द्वारा दिए गए परिभाषा में से थोड़ा अंतर रखता है। यह मेमोरी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पुनर्स्मरण करने की शक्ति के लिए नहीं करता है, बल्कि उसके हिसाब में इसका काम मस्तिष्क की उन समस्त गतिविधियों से है जो इंद्रियों के सारे प्रभावों को लेती और रखती हैं और मस्तिष्क के समस्त विचारों को गति प्रदान करती हैं ताकि वे उन्हें अपने आप या कोशिश के बाद में वापस इस्तेमाल किया जा सके। लॉक द्वारा याद रखने और अनुस्मरण के अंतर को नए मनोविज्ञान द्वारा सही अपनाया गया है। यह पहले ही माना जा चुका है कि मेमोरी अपने सारे चरणों में विकास, संस्कृति, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए सक्षम है। किसी अन्य मानसिक क्षमता की तरह या शारीरिक क्षमता की तरह, चाहे वह मांसपेशी हो या कोई अंग, इसे विकसित और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक मेमोरी विकास करने वालों का सारा प्रयास अनुस्मरण को मजबूत करने में रहा है, जिसे लॉक ने एक विचार या प्रभाव के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया, जिसे मस्तिष्क द्वारा खोजा जाता है, श्रम और प्रयास द्वारा पाया जाता है और फिर नज़र में लाया जाता है। नया मनोविज्ञान इससे कहीं आगे जाता है। मेमोरी के प्रभाव और विचार को विकसित करने के सबसे अच्छे वैज्ञानिक तरीकों की ओर इशारा करते समय यह निर्देश देता है कि छात्र अगर मेमोरी में इसे अच्छे तरीकों से स्टोर करें तो बाद में यह चेतना के क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से और अपने आप प्रवाहित होगा। जब दिमाग इसके बारे में किसी संबंधित विषय या विचार से सोच रहा होगा और जिसे पुराने किसी तरीके या सिस्टम से कम ऊर्जा में अपने आप अनुसरण किया जा सकेगा, आप इस विचार को विस्तार से काम में लाते देखेंगे। जब हम इस किताब में विभिन्न चरणों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि पहला काम उन चीज को पाना है जिसे याद करना है, फिर इसे अपनी मेमोरी में अच्छी तरह स्थापित करना है, फिर उन जमा किए गए तथ्यों को वापस स्मरण करने की दिशा में लाना है, फिर उन वैज्ञानिक तरीकों को सीखना है जिनसे विशेष मौक़ों पर मेमोरी की उन विशेष वस्तुओं को याद किया जा सकता है। यह मेमोरी विकसित करने का प्राकृतिक तरीका है जो कृत्रिम तरीकों से अलग है। यह सिर्फ मेमोरी का विकास नहीं है, बल्कि मस्तिष्क का विभिन्न क्षेत्रों और कार्यकलापों में विकास है। यह सिर्फ अनुस्मरण करने का तरीका नहीं है, बल्कि सही देखने, सोचने और याद करने का भी तरीका है। यह तरीका कवि अलेक्जेंडर पोप की उस पंक्ति के सच को दिखाता है जब उन्होंने कहा था, अनुस्मरण और चिंतन कैसे संबद्ध हैं, विचार से इंद्रिय के बीच कितना सूक्ष्म अंतर है। इस लेसन का मुख्य बिंदु मेमोरी वह शक्ति है जिससे हम उन विचारों को दिमाग में फिर से जगाते हैं जो छपने के बाद गायब हो जाते हैं और नज़रों से हट जाते हैं।
याद रखना उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक विचार हमारे बिना किसी प्रयास के बाहर उभर आता है। अनुस्मरण वह प्रक्रिया है जब मस्तिष्क द्वारा खोजी गई चीज श्रम और प्रयास से ही लाई जा सकती है। कुछ साल पहले तक मेमोरी का विकास करने वालों का सारा प्रयास मेमोरी के उन चरण को विकसित करना था जिसे अनुस्मरण कर कहते हैं। उन विचारों और प्रभावों को पाना था जिन्हें मस्तिष्क द्वारा खोजा जाता है, श्रम और प्रयास द्वारा पाया जाता है और बाद में नज़र में लाया जाता है। नया मनोविज्ञान इससे भी आगे जाता है। यह छात्र को सिखाता है, यह निर्देश देता है कि छात्र अगर मेमोरी में इसे अच्छे तरीके से स्टोर करे तो बाद में यह चेतना के क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से और अपने आप प्रवाहित होगा। जब दिमाग इसके बारे में किसी संबंधित विषय या विचार से सोच रहा होगा और जिसे पुराने किसी तरीके या सिस्टम से कम ऊर्जा से अपने आप अनुसरण किया जा सकेगा। तो दोस्तों यह लेसन नंबर 1 था। तो दोस्तों इस बुक का यह लेसन नंबर 1 था। यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो और सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे बुक समरीज लाते रहते हैं जिससे आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सको और आगे बढ़ सको। तो दोस्तों यदि आप नए भी हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। तो चलिए आज की लेसन नंबर 2 को शुरू करते हैं। मेमोरी का संवर्धन। उद्देश्य और विचार के साथ लिखी गई है कि मेमोरी का विकास प्रशिक्षण और संवर्धन करने का एक तार्किक और काम करने वाला तरीका पाया जा सकता है। कई लोगों का ख्याल है कि मेमोरी प्राकृतिक द्वारा सीमित या मात्रा में दी गई है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। संक्षिप्त शब्दों में मेमोरी पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। लेकिन इस विचार की आधारहीनता को कई बड़े जानकारों द्वारा किए गए प्रयासों और खोजों द्वारा दिखाया जा चुका है। साथ ही उन लोगों की क्षमताओं द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। उन्होंने बिना किसी निर्देशन के अपनी मेमोरी का विकास किया, लेकिन यह सारा विकास मनोविज्ञान के निर्मित नियमों और कुछ प्राकृतिक धाराओं के हिसाब से होना चाहिए, न कि मनोविज्ञान के नियमों के खिलाफ और नकली धाराओं के साथ। मेमोरी का संवर्धन ट्रिक मेमोरी और मानसिक ढकोसले से अलग होता है। मेमोरी में असीमित विकास किया जा सकता है, इस बात पर संदेह नहीं है, लेकिन इस काम को अंजाम देने का तरीका निश्चित रूप से नहीं बताया गया है। कृत्रिम मेमोरी की तुलना में प्राकृतिक मेमोरी इंद्रिय और विचारों के संबंध पर निर्भर करती है। आँखों और कानों की त्वरित मेमोरी इन वस्तुओं के संगम पर निर्भर करती है जो समय और स्थान से बनते हैं, और उन चीज़ों के उच्च संकलन की तार्किक मेमोरी की भी जिन पर हमारी तार्किक क्षमताएं नीचे से आती हैं। कृत्रिम मेमोरी खुद को प्राकृतिक मेमोरी और उन रिश्तों का विकल्प बताती है जिसके अनुसार सारी वस्तुओं को खुद को पेश करना और आयोजित करना होता है। यह संबंधों का एक नया सेट है जो पूरी तरह मनमाना और यांत्रिक है और कोई रुचि नहीं पैदा करते, सिवा इसके कि वह मेमोरी में सहायक हैं। इससे होता यह है कि हमारा मस्तिष्क उन कृत्रिम संबंधों में वस्तुओं को सोचने का विशेष प्रयास करता है और यह उन चीज़ों पर कम ध्यान देता है जो प्रत्यक्ष और उचित रुचि पैदा करते हैं। मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके बताए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं
उनमें दिक्कत यह है कि हालांकि वे मस्तिष्क में कुछ वस्तुओं को प्रविष्ट कराने का प्रयास करते हैं, पर वह पूरी मेमोरी को पूर्ण रूप से तैयार और सावधान नहीं करते। मेमोरी की कला को मस्तिष्क के लिए उससे भी ज़्यादा हानिकारक बताया जा सकता है जितना आँखों के लिए चश्मा होता है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके कृत्रिम कलाबाजियों से कहीं बेहतर हैं। मेमोरी कल्चर के प्राकृतिक तरीके इस मौलिक संरचना पर आधारित हैं कि मेमोरी की गुणवत्ता पहले तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका रोज कितना इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इस बात पर कि हम कितने ध्यान से उस वस्तु पर प्रभाव डालते हैं, और तीसरा इस बात पर कि हम किस कतार में अपने विचारों को सजाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो मेमोरी के विकास में ये आवश्यक चीजें हैं। नंबर 1 इस्तेमाल और प्रयोग, समीक्षा और अभ्यास। नंबर 2 ध्यान और रुचि। नंबर 3 बुद्धिमान संगति। आप पाएंगे कि इस किताब के अध्यायों में बताए गए मेमोरी के विभिन्न चरणों में शुरू से लेकर अंत तक मेमोरी के इस्तेमाल और उपयोग की ज़रूरत पर प्रकाश डाला गया है, वह भी इस तरह से कि उपयोग, अभ्यास, प्रयोग और समीक्षा पर जोर डाला गया है। किसी भी अन्य मानसिक और शारीरिक क्षमता की तरह मेमोरी भी गलत इस्तेमाल से घटेगी और समीक्षा में रहकर अभ्यास और सही इस्तेमाल से विकसित होगी। आप किसी मांसपेशी का विकास अभ्यास से करते हैं, उसी तरह आप दिमाग की किसी क्षमता का विकास भी करते हैं, और आपको इस तरीके को मेमोरी के मामले में भी इस्तेमाल में लाना चाहिए, और आप ऐसा करने में सफल भी होंगे क्योंकि प्रकृति के नियम समान हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। आप यह भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जोर ध्यान और रुचि डालने वाली क्षमता पर डाला गया है। ध्यान देने से आप उन प्रभावों को पाते हैं जो आप मेमोरी की रिकॉर्ड फाइल में जमा करते हैं, और ध्यान की तीव्रता उस प्रभाव की गहराई, स्पष्टता और मजबूती मापती है। एक अच्छे रिकॉर्ड के बिना आप इसकी प्रतिकृति नहीं बना सकते। बेकार रिकॉर्डिंग से बेकार प्रतिकृति बनती है, और यह नियम मेमोरी के मामले में भी लागू होता है। आप इसे तब भी देखेंगे जब संगति के नियम इस विषय को चलाने वाले सिद्धांत और संगति वाले बनाने वाले तरीके आपको बताए जाएंगे। जब किसी विचार का प्रभाव आप कोई संगति डालते हैं तो वह इंडेक्स में क्रॉस रेफरेंस की तरह काम करता है, जिससे वह चीज जरूरत पड़ने पर याद करके पाई जाती है। यह मेमोरी के तार्किक विकासवाद से प्रमुख कारक की तरह काम करता है और साथ ही नकली सिस्टमों की मुश्किल बन जाता है। प्राकृतिक संगतियां शिक्षित करती हैं, जबकि नकली संगतियां मस्तिष्क की शक्ति घटाती हैं। अगर इन्हें काफ़ी लंबे समय तक बढ़ाया जाए, मेमोरी का कोई राजमार्ग नहीं है। मेमोरी का विकास कुछ स्थापित मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलने वाले वैज्ञानिक मार्गों पर आधारित अभ्यास पर निर्भर करता है। जिन्हें शॉर्टकट की तलाश है वे दुखी होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। छात्र को यह देखकर हताश नहीं होना चाहिए कि सही तरीके से लंबे अभ्यास से होने वाले विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मस्तिष्क या मांसपेशी के विकास के लिए कोई राजमार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जो लोग मनोविज्ञान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने सबसे छोटा रास्ता अपनाया है और वे बिना उद्देश्य के नहीं भटक रहे हैं। इन नियमों का इस्तेमाल करके आप
उनसे अधिक तेजी से तरक्की करेंगे। जो चार्ट, कंपास और पायलट के बिना है, आप पाएंगे कि स्मारक निमोनिक से बहुत कम फायदे हैं और जो तरीके शुरू में आकर्षित करते हैं वे कभी ठोस परिणाम नहीं देते। आपसे निवेदन है कि आप ध्यान और संगति के विषयों पर अन्य अध्यायों में क्या कहा गया है उस पर ध्यान दें। यहाँ उन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है जिन्हें वहाँ बताया गया है। अच्छी मेमोरी के लिए ध्यान का विकास बहुत ज़रूरी है और इसमें विकास न होने पर ना तो मेमोरी में विकास होगा और ना ही मानसिक कार्य के क्षेत्र में। नए मनोविज्ञान की सारी शाखाओं में ध्यान और एकाग्रता की क्षमता के विकास के लिए बार बार दोहराने की हिदायत दी गई है। बोध की अस्पष्टता खराब मेमोरी की जड़ में है। अगर बोध स्पष्ट है तो पहला कदम एक अच्छी मेमोरी की तरफ लिया गया है। अगर पहला प्रभाव जीवांत है तो इसका प्रभाव मस्तिष्क की कोशिकाओं पर ज़्यादा लंबा होगा। हर इंसान को मन में तस्वीर बनाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। यह बोध पर प्रतिक्रिया करेगा और उसे ज़्यादा स्पष्ट बनाएगा। मन में तस्वीर बनाने से चीज़ों की चित्रों में याद करने की दिशा को आदत लगेगी जो ज़्यादा स्पष्ट होगा। संगति के विषय पर पूरा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसी कारण से अंदर जमा की गई मेमोरी को वापस लाया जा सकता है। मस्तिष्क की सबसे ज़्यादा मदद क्रम और वर्गीकरण करते हैं। वर्ग कम है, लोग कई हैं। वर्ग जानने का लाभ है कि किसी इंसान के चरित्र में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है और जो चीज़ मेमोरी पर सबसे कम भार डालती है वह आसानी से याद भी आ जाती है। मेमोरी का बुद्धिमान नियम इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। दिमाग में आई किसी नई चीज को पुरानी चीज से, किसी विचार से जोड़ने की कोशिश कीजिए। नए तथ्यों को पुराने तथ्यों से समानता, कारण और प्रभाव, पूर्ण या अल्प या किसी अन्य तर्क से जोड़िए और हमें पता चलेगा कि जब एक विचार हमें आता है मस्तिष्क में अपने आप नए विचार आ जाएंगे। अगर हमें किसी विषय पर कोई भाषण तैयार करना है या लेख लिखना है तो अपने आप चित्र दिमाग में आ जाएंगे। जिस इंसान को मेमोरी संलग्न है वह कल्पना करता रहेगा कि हम उसके बारे में कैसे सोच लेते हैं। इस लेसन का मुख्य बिंदु मेमोरी कल्चर के प्राकृतिक तरीके इस मौलिक संकल्पनात्मक पर आधारित हैं, संकल्पना पर आधारित हैं कि मेमोरी की गुणवत्ता पहले तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका रोज कितना इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इस बात पर कि हम कितने ध्यान में उस वस्तु पर प्रभाव डालते हैं और तीसरा इस बात पर कि हम किस कतार में अपने विचार को सजाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो मेमोरी के विकास में ये आवश्यक चीजें हैं। नंबर 1 इस्तेमाल और प्रयोग, समीक्षा और अभ्यास। नंबर 2 ध्यान और रुचि और नंबर 3 बुद्धिमान संगति। मेमोरी का विकास कुछ स्थापित मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलने वाले वैज्ञानिक मार्गों पर आधारित अभ्यास पर निर्भर करता है। जिन्हें शॉर्टकट की तलाश है वे दुखी होंगे क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। छात्र को यह देखकर हताश नहीं होना चाहिए कि सही तरीके से लंबे अभ्यास से होने वाले विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मस्तिष्क या मांसपेशी के विकास के लिए कोई राजमार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जो लोग मनोविज्ञान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने सबसे छोटा रास्ता अपनाया है और वे बिना उद्देश्य के नहीं भटक रहे हैं। तो दोस्तों यह था लेसन नंबर 2। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है
कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। तो दोस्तों चलिए अब लेसन नंबर 3 को शुरू करते हैं। इस लेसन का नाम है मेमोरी के मशहूर मामले। आप मेमोरी के विकास की महान सीमाओं को जान सकें, इसीलिए यहाँ अतीत और वर्तमान में कुछ मशहूर किस्सों का वर्णन किया गया है। यह असाधारण है और इसकी दैनिक जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका वर्णन सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि आप जान सकें कि इसका कितना विकास संभव है। अतीत में भारत में पवित्र किताबों का अध्ययन किया जाता था और इन्हें शिक्षक से छात्र तक कई युगों तक स्थानांतरित किया जाता था। और यह आज भी असामान्य नहीं है कि छात्र न्यू टेस्टामेंट जैसे बड़े धार्मिक ग्रंथ को शब्द दर शब्द याद कर सकें और दोहरा सकें। उदाहरण के तौर पर पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की पूरी सामग्री, जो आकार में बाइबल के बराबर है, लिखी जाने से पहले कई शताब्दियों तक याद करके स्थानांतरित की गई। आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो 3 लाख श्लोकों से भरे धार्मिक ग्रंथ महाभारत को याद कर सकते हैं और बोलकर दोहरा सकते हैं। प्राचीन काल से अब तक कई लोक गायक हुए हैं जिन्होंने लंबे धार्मिक ग्रंथों को पूरी शुद्धता से याद किया है। यह अल्गोनक्विन इंडियन में भी पाया गया है, जिनकी पौराणिक कहानियां अनंत हैं, लेकिन उसके हर शब्द को याद किया गया है। कई लोगों ने बाइबल को पूरा या अंशतः याद कर लिया है और वे पूरे ग्रंथ से किसी भी दोहे या अध्याय को याद करके सुना सकते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन योद्धा राजा मिस्त्रीडेट्स अपनी महान सेना के हर सिपाही को नाम से जानता था और 21 भाषाओं में धारा प्रवाह बात कर लेता था। प्लानी के अनुसार कार्ल मार्क्स अपने पुस्तकालय की हर किताब की सामग्री को दोहरा सकता था। प्रसिद्ध रोमन वक्ता होर्टेनासियस की मेमोरी इतनी जबरदस्त थी कि वह प्रतिवादी के तर्कों को हूबहू याद कर लेता था। एक बार वह एक नीलामी में गया, वहां दिन भर रुका और हर बिकी वस्तु का नाम उसके क्रम में बोलता गया, साथ ही खरीदार का नाम और कीमत भी बताता गया। सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि वह हजारों नाम याद कर लेता था और उन्हें उसी क्रम में सुनाता था जिसमें वह उसे दिए गए थे, और उसके बाद उन्हें उल्टे क्रम में भी सुनाता था। यह कहा जाता है कि जब कैल्डियंस ने हिब्रू ग्रंथों को बर्बाद किया तो हिब्रू पुजारी एस्दरास ने उन्हें याद करके बचा लिया और बाद में पेश किया। कुछ मुसलमान विद्वान कुरान के हर शब्द को दोहरा सकते हैं। बेन जॉनसन, जो कि अंग्रेज कवि हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने सारे लेखन को बड़े आराम से मेमोरी से दोहरा सकते हैं। महान मेमोरी सिर्फ प्रसिद्ध लोगों तक सीमित नहीं थी। रूस की एक किसान फेडोसोवा 25,000 से भी ज़्यादा कविताएं, लोकगीत, कहानियाँ, परी कहानियाँ, युद्ध की कहानियाँ आदि सुना सकती थी, और वह भी 70 वर्ष की आयु में। ब्लाइंड ग्लिक नाम का बूढ़ा स्कॉटिश भिखारी बाइबल के किसी भी दोहे को सुना सकता था, साथ ही हर चैप्टर और बुक की सारी बातें भी सुना सकता था। आधुनिक युग में अखबार न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले क्लार्क नाम के आदमी की बातें बताते हैं। वह पहले चुनाव में ही यूनियन के हर स्टेट में सही प्रेसिडेंट को वोट देता आया था। पूरी दुनिया में अतीत में या वर्तमान में जिस किसी भी शहर की जनसंख्या का रिकॉर्ड का उपलब्ध था, वह उसे सुना देता था। वह शेक्सपियर के किसी नाटक के किसी भी हिस्से से शुरू होकर घंटों तक उसका साहित्य सुना सकता था।
वह मूल ग्रीक में इलियड का पूरा साहित्य सुना सकता था। मेमोरी के सारे छात्र एक अज्ञात डच इंसान के ऐतिहासिक मामले से परिचित हैं जो एक नया अखबार लेता था, उसे पूरा पढ़ता था, सारे विज्ञापन भी पढ़ता था और उन सारी चीज़ों को एक एक शब्द के साथ सुना देता था। एक अवसर पर उसने लोगों को चकित कर दिया जब उसने अंत से लेकर प्रारंभ तक एक एक शब्द सुना दिया। एक इंग्लिश अभिनेता ने भी यह काम कर दिखाया। उसने एक बड़ा अखबार लिया जिसमें मार्केट कोटेशन, संसद की बहसों की रिपोर्ट और विज्ञापन के साथ रेल टोड के टाइम टेबल थे। लंदन के एक वेटर ने भी यह काम कर दिखाया। जब उसने 8 पेजों का अखबार लेकर उसे याद किया और हूबहू सुना दिया। असाधारण मेमोरी का इतिहास में एक सबसे बड़ा उदाहरण बालक क्रिश्चियन मेंकेन है। 4 साल से कम की उम्र में भी वह पूरी बाइबल, 2000 भजन, 5000 लैटिन के शब्द, काफी सारा एक्लेसियास्टिकल इतिहास, सिद्धांत, विचार, तर्क और धार्मिक साहित्य का एक बड़ा हिस्सा सुना देता था। उसने पढ़ा हुआ एक एक शब्द याद किया हुआ था। उसका केस बड़ा ही अजीब था, लेकिन वह कम उम्र में चल बसा। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, उनके बारे में कहा जाता है कि 3 साल की उम्र में उन्होंने ग्रीक की काफ़ी जानकारी हासिल कर ली थी और 8 साल की उम्र तक उन्होंने ह्यूम, गिब्बन और अन्य इतिहासकारों को याद कर लिया था। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने हेरोडोटस, जेनोफोन को याद कर लिया था। थोड़ा बहुत सुकरात और प्लेटो के 6 डायलॉग याद कर लिए थे। एक जवान इटालियन अभिनेता किसी भी 4 महान इटालियन कवियों की 100 पंक्तियां सुना देता था। अगर उसे उसकी रचनाओं की कोई एक पंक्ति दी जाए, फिर वह अगली 100 पंक्तियां सुनाता था। जाहिर बात है कि इस काम के लिए उसने उन कवियों की संपूर्ण रचनाएं याद कर ली थी और उसे कहीं से भी दोहराने की क्षमता मिली हुई थी। दोनों ही क्षमताएं एक से बढ़कर एक थी। ऐसे कई प्रिंटरों के कई मामले मिले जो उन किताबों का एक एक शब्द सुना देते थे। उन्हें टाइप सेट करना होता था। एक ब्रिटिश क्लर्जीमैन के बारे में कहा जाता है कि वह एक लंबी लंदन की सड़क से गुजरता था, सड़क के दोनों ओर लगे साइन बोर्ड पढ़ता था, फिर उन पर लिखी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से सुना देता था और उसके पास उन्हें उल्टे क्रम में भी सुनाने का हुनर था। ऐसे कई लोगों के मामले रिकॉर्ड में हैं जिन्होंने सभ्यता की हर भाषा के शब्द याद कर लिए थे और साथ ही उन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी। एक प्रसिद्ध इतिहासकार एक सरकारी ऑफिस में काम करता था जिसके रिकॉर्ड बर्बाद हो गए थे। उसने तब बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की सारी सामग्री को अपनी मेमोरी से भी सहायता से दोबारा लिखवाया। आशा ग्रे नाम का जीव विज्ञानी 10,000 पौधों के नाम जानता था। मिल्टन के शब्दकोश में 20,000 शब्द थे और शेक्सपियर को 25,000 शब्द याद थे। फ्लोरेंस के लाइब्रेरियन मगलिया बेकी को अपनी बड़ी लाइब्रेरी की हर किताब की जगह पता थी और साथ ही अन्य बड़ी लाइब्रेरियों की किताबों की पूरी लिस्ट भी याद थी। उसने एक बार दावा किया था कि वह कई विषयों की कई भाषाओं में 5 लाख से भी ज़्यादा किताबों के नाम सुना सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय की दिशा में काफ़ी विकसित मेमोरी पाई थी। लाइब्रेरियन के पास ऐसी विशिष्ट क्षमता होती है। निर्माण के क्षेत्र में ऐसे कई कुशल कारीगर मिलते हैं जिन्हें किसी खास सामान के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे पुर्जों की जानकारी होती है।
ऐसे कई बैंक ऑफिसर मिलते हैं जिन्हें नामों और चेहरों की जानकारी होती है। कई वकील किसी केस में जजों की कही बातें सालों बाद भी सुना देते हैं। दैनिक कार्यों में मेमोरी के सबसे अच्छे उदाहरण अक्सर थिएटर के कामों में मिल जाते हैं। कुछ मामलों में कई स्टॉक कंपनियों के सदस्य सिर्फ उस समय के नाटक की नहीं बल्कि अगले और अगले के अगले नाटकों की पंक्तियां भी सुना देते हैं। रेपर्टोयर कंपनियों के अभिनेता दर्जन से भी ज्यादा नाटकों में लेटर परफेक्ट होते हैं, जो एक बहुत बड़ा काम है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आज के ज्यादातर रिटेल स्टोरों में बार कोड से किसी चीजों की कीमतों को पाया और मिलाया जाता है, लेकिन कई छोटे स्टोरों के कर्मचारियों को स्टोर के हर सामान की कीमत की जानकारी होती है, भले ही उन्हें रोज बदला जाए और स्टोर में कैश रजिस्टर को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए। कुछ मशहूर मामलों में याद करने की क्षमता बिल्कुल असाधारण है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह परिणाम प्राकृतिक तरीकों और लगातार अभ्यास से पाया गया है। यह आश्चर्यजनक मेमोरी किसी भी इंसान द्वारा पाई जा सकती है, अगर वह धीरज रखने, समय और श्रम लगाने को तैयार हो। और यह बात इस विषय के सभी छात्र मानते हैं। यह उपहार नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जो वैज्ञानिक तरीकों से, कोशिश और परिश्रम से पाई जा सकती है। इस लेसन का मुख्य बिंदु प्राचीन समय से ही असाधारण मेमोरी के मामले प्रकाश में आए हैं। यह कोई असाधारण प्रतिभाशाली लोगों तक सीमित नहीं है, यह समाज के हर हिस्से के लोगों में पाई जाती है। जिस किसी में भी इस क्षमता को पाने की इच्छा है, वह आने वाले अध्यायों में बताए सिद्धांतों को अमल में ला सकता है। तो दोस्तों, यह थी इस मेमोरी हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। स्मृति को कैसे विकसित करें, प्रशिक्षित और उपयोग करें, इस बुक के एपिसोड नंबर 1। अब इसके बाद हम एपिसोड नंबर 2 लाएंगे, जिसको हम लेसन नंबर 4 से शुरू करेंगे। आज हमने इस बुक के लेसन 3 कवर किए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी लग रही है या कोई गलती हमारी हुई है, तो उसके लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, सीखें। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दो, मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 2 में। धन्यवाद।